5 में कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और अगर बोर्ड एग्जाम्स में आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बहुत ही आराम से आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। पासिंग मार्क्स तो आएंगे ही, इसके अलावा में आप एवरेज से ऊपर स्कोर कर पाओगे। तो उन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है और ट्राई करना है कि इन चीज़ों को आप फॉलो कर पाओ, क्योंकि अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है, जो आपका चेकर होता है, जो आपका एग्जाम चेक कर रहा होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें आपके सिर्फ क्वेश्चन पेपर के बाद जब वो पढ़ता है तो उसके दिमाग में क्वेश्चन पेपर होता है, देन उसके बाद वो हर बार आपकी शीट चेक करने के बाद, हर स्टूडेंट की शीट चेक करने के बाद वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखता है बार बार कि कौन से क्वेश्चन थे। तो इसलिए आप लोगों को कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ कि आपको उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करने के बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से एग्जामिनर जो है सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट फर्स्ट टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट टिप यहाँ पर बनता है कि आपको, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कि आपको अपनी हैंड राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन रखनी है। अब यहाँ पर कई बच्चे सोचेंगे कि यार हैंड राइटिंग तो अच्छी नहीं है, हम तो बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी पकाते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा कीड़े मारते हैं, पता नहीं कैसे हमारे मार्क्स अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि राइटिंग अगर चाहे अच्छी ना हो, ठीक है, लेकिन आपको कर्सिव लिखने के चक्कर में अपनी राइटिंग का कबाड़ा नहीं करना है। कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनका बचपन से फॉन्ट क्या बनाता है, कर्सिव लिखने का। कर्सिव का मतलब सिंपल ये है कि अल्फाबेट्स को जोड़ के लिख रहे हो आप, तो आपको अल्फाबेट्स को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, आप सिंपल लैंग्वेज लिख सकते हो, मतलब सिंपल फॉन्ट लिख सकते हो अलग अलग करके, ठीक है, एक साथ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा में फर्स्ट तो हैंड राइटिंग हो गई, हैंड राइटिंग आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। साथ के साथ हैंड राइटिंग के साथ आपको क्या ध्यान रखना होता है, जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखते हो उस टाइम पर आपको नंबरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बेटा। अगर आपने सही से नंबरिंग की हुई है ना, तो आपका जो चेकर है, जो आपकी शीट चेक कर रहा है, उसको भी रहता है कि बच्चा काफ़ी समझदार है, उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिसिप्लिन मैनर के साथ की हैं। तो अगर आप बाई चांस 1, 2, 3 नंबर से फेल भी हो रहे हैं तो वो ये समझेगा कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला था, उसने मेहनत करी है, उसने कुछ ना कुछ लिखा है और एक डिसिप्लिन सिस्टमेटिक मैनर के साथ उसने शीट को भरा है, तो आपको ग्रेसिंग मार्क्स देकर वो पास भी कर देता है। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम ग्रेसिंग मार्क्स मिलते हैं नहीं, या फिर इसके अलावा में मैम हमें जैसे 1, 2 नंबर अगर हम फेल हो रहे हैं तो हमें चेकर जो है वो पास करेगा या नहीं करेगा। तो हाँ, वो पास कर देता है, बस आप लोगों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम पेपर साफ सुथरा करके आए। इसके अलावा में नंबरिंग सही से लिखें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे पेपर हो जाता है उनके बाद उनका मैसेज आता है, मतलब कमेंट देखने के लिए मिलता है कि मैम हमने जो है नंबरिंग नहीं लिखी। या फिर अभी क्या हुआ था एमसीक्यूज टाइम पे, जब अभी कोरोना के टाइम पे पेपर हुए तो एमसीक्यूज का पैटर्न आया था, तो बच्चों ने बोला कि मैम हमने सिर्फ A, B, C लिख दिया, लेकिन हम नंबरिंग नहीं लिख पाए, हम भूल गए। तो ऐसा नहीं करना बेटा, आपको इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपको नंबरिंग A to Z सारी सही लिखनी है, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट नंबर पे 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो आपको 16 ही लिखना है, क्योंकि चेकर जो होता है उसको ये पता होता है कि हाँ इस बच्चे ने मतलब कि क्वेश्चन नंबर जो है ये लिखा हुआ है और ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा था तो उसने लॉन्ग क्वेश्चन का नंबर यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, योर फॉन्ट शुड बी बिग एंड आपको कर्सिव लिखने की जरूरत नहीं है। आपका फॉन्ट अलग अलग हो तब भी चलेगा, वहाँ पर कर्सिव हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते। आपकी हैंड राइटिंग साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, इसके अलावा में आगे अगर हम सेकंड टिप की बात करें तो यहाँ पर सेकंड टिप ये बन जाता है कि आपको जितना हो सकता है अपने डायग्राम्स का यूज करना चाहिए, हेडलाइंस का यूज करना चाहिए। जैसे हेडलाइन किसी भी क्वेश्चन का अगर आप लिख रहे हो, जैसे किसी की इंपॉर्टेंस आपको लिखनी है, या फिर किसी चीज़ का आपको मान लीजिए कि किसी में पॉइंट्स हैं, किसी में सब पॉइंट्स हैं, तो आपको वहाँ पर एक तो 2 पेन आप लेके जा सकते हैं, एक ब्लैक एक ब्लू, ठीक है। इसके अलावा में आप ब्लू स्केच का भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। क्योंकि क्या होता है, जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिए थे तो मैंने भी ब्लू स्केच को ही यूज़ किया था, साथ में मैं ब्लू पेन तो लेके जाती हूँ, ब्लू पेन और साथ में ब्लू स्केच और एक ब्लैक पेन। ब्लैक पेन की जगह आप मतलब कि स्केच भी यूज़ कर सकते हो, ब्लू स्केच यूज़ करो, डजंट मैटर, बस ग्रीन और रेड पेन आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके मार्क्स एग्जामिनर एकदम काटेगा और आपको पता भी नहीं चलने देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा में आपको जो इसमें करना है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आता है और कोई क्वेश्चन आया और उसके अंदर मान लीजिए कि साइंस का कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको फीचर्स लिखने हैं, मतलब किसी चीज़ की विशेषताएं लिखनी है और आपको उसके पॉइंट्स तो ध्यान है बट आपको पता नहीं है, या फिर आपको लगता है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं आता, तो आपको उसके बारे में पहली बात तो जो आपको पॉइंट्स पता है आप उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन तो करेंगे ही। थर्ड चीज़ आपको उसका डायग्राम मेंटेन कर देना है, ठीक है। डायग्राम किस तरीके से बनाना है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपके पास टॉपिक आया तो आपको उसका एक या तो क्लाउडी फॉर्म वाला डायग्राम बना सकते हैं या फिर एरो वाला डायग्राम बना सकते हैं। इस तरीके से डायग्राम जरूर बना के आना है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है तो हम क्यों बनाएं। हाँ, लेकिन ये भी नहीं करना है कि आप हर क्वेश्चन के साथ
डायग्राम को फिल करते रहें, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा और आपके मार्क्स जो हैं वो एग्जामिनर कट भी कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ आप डायग्राम यूज कर रहे हो। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा में आपको एक चीज़ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ये करनी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। मतलब जैसे आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो और उस क्वेश्चन के साथ आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसका सेम का सेम आंसर नहीं पता, बट हमें ये पता है कि इससे मिलता जुलता हमें कुछ पता है। जैसे मान लीजिए कि प्रजनन तंत्र के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर आ जाता है, ऐसे ज्योग्राफी का कोई ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आंसर आ जाता है कि हमें लिखना है और उसके बारे में उसका आंसर हमें याद नहीं आ रहा, तो आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको उस आंसर को छोड़ के नहीं आना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, इस आंसर के बारे में हमने ये चीज़ पढ़ी थी या फिर इसके बारे में हमें ये पॉइंट्स पता है, तो आपको उन पॉइंट्स को लिखना है। आपको एम्प्टी शीट नहीं छोड़नी है। एम्प्टी मतलब आपको बिल्कुल खाली शीट नहीं छोड़ के आनी है, क्योंकि अगर खाली शीट छोड़ते हैं तो उससे ये रहता है कि एग्जामिनर जो होता है, चेकर होता है, उसको पता होता है कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा में फोर्थ चीज़ पर आप ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आया है मान लो, या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया है, तो आपको उसकी जो स्टार्टिंग की 2 लाइन्स हैं और जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं वो ध्यान रखनी है कि वो आपके क्वेश्चन से मिलती जुलती होनी चाहिए। जैसे कई बार कईयों के टीचर्स ये बोल देते हैं कि बेटा कुछ भी लिख के आ जाना, वहाँ पर टीचर लोग जो है वो ज़्यादा चेक नहीं करते, बस लिख के आना है। तो बच्चे क्या करते हैं कि कई बार जब बोर्ड एग्जाम आप लोगों ने देखे होंगे, बच्चों के कई बच्चे गाने लिख के आए होते हैं, कई बच्चे उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं लिखनी चाहिए वो लिख के आए होते हैं। एक बच्चे जैसे पिछली बार देखा था रैप लिख के आया हुआ था, एक गाने लिख के आया हुआ था। तो इस तरीके से नहीं करनी होती है चीज़ें। आपको सिंपली फर्स्ट 2 लाइन्स आपको उस क्वेश्चन से मिलती जुलती लिखनी है, लास्ट की 2 लाइन्स भी आपको उसी क्वेश्चन से मिलती जुलती लिखनी है, ओके। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो चेकर को ये पता रहता है कि हाँ, वो पूरा आपके पास उसका पेपर पढ़ने का टाइम नहीं होता है कि इतने सारे हजारों बच्चों के पेपर आए होते हैं। तो आपको ये लगता है कि चेकर हर किसी का पेपर एक एक लाइन पढ़ता होगा, नो, इट्स रॉन्ग। वो सारा का सारा पेपर आपका नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ ये देखता है कि बच्चे का लिखने का तरीका कैसे है, इसने एक सिस्टमेटिक वे के साथ आंसर लिखा है या नहीं लिखा है, इसकी राइटिंग साफ सुथरी है या नहीं, इसमें हेडिंग्स वगैरह अच्छे से सजा के अच्छे सुंदर बना के लिखा है कि नहीं, इसके अलावा में डायग्राम्स वगैरह जहाँ पर बनने चाहिए थे वहाँ बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। एक सिस्टमेटिक मैनर के साथ अगर आप पेपर करोगे तो आराम से पास हो सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। साइंस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डायग्राम्स जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं। इसके अलावा में मैथ्स में आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मैथ्स में बहुत ज़्यादा बच्चों को कंपार्टमेंट आती है, क्यों आती है? क्योंकि वो एक तो प्रेजेंटेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, आंसर उनको पता होता है, दे नो आंसर कि हाँ इसका आंसर ये बनेगा और इस तरीके से आएगा, बट दे डोंट नो प्रेजेंटेशन, हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब सिंपली होता है कि एक जैसे कि मान लीजिए कि 3rd चैप्टर है एक इक्वेशन वाला, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है और उसमें वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको उसके अंदर 5, 6, 7 स्टेप्स लिखने हैं। तो बच्चों को प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता है, उन्हें नहीं पता कि स्टेप्स कैसे लिखें। उनको आंसर पता है, उनको पता है कि हाउ टू डू क्वेश्चन, बट उनको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से बना सकते हैं, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से हमें ऐसा करना है, ठीक है बेटा।